नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग को बिहार बोर्ड क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप लोग को साइंस के सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे जो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत यानी फिजिक्स का जो चैप्टर 5 है उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट बिहार बोर्ड की इस बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं आप लोग इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, सबसे पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन दिया है गोबर गैस, तीसरा ऑप्शन दिया है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया गया कोयला। तो यहाँ पर बायोगैस के बारे में बात किया गया कि बायोगैस ईंधन नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो है यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस ईंधन नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की तो अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन है, दूसरा ऑप्शन दिया गया यहाँ पे अमोनिया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा ऑप्शन दिया चौथा ऑप्शन दिया गया नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दिया गया है 3 नंबर में। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की जो विशाल ऊर्जा है जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन दिया है नाभिकीय विखंडन, तीसरा ऑप्शन दिया है दोनों, या फिर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो सन होता है यानी सूर्य जो होता है वो उसमें क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बहुत सारे, बहुत लाखों करोड़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ये रिएक्शन करके हीलियम का निर्माण करता है। ठीक है, हीलियम का जब निर्माण करता है तो बहुत सारा हीट निकलता है और उसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा कि वो रिएक्शन लगातार होते रहता है और आप लोगों ने देखा होगा कि जो सूर्य है वो पूरा लाल दिखते रहता है। तो उसका जो ऊर्जा है वहां पे नहीं रहता है, वो बाहर चला जाता है, रिएक्शन के बाद यहाँ पे बाहर चला जाता है। उसी ऊर्जा को जो भी यहाँ पे सूर्य है, साथ में जो अलग तारा है जैसे कि पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, इस प्रकार से जितने भी ग्रह हैं सभी उसी से ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया गया है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय जो विखंडन है उसको नियंत्रित करने में प्रयुक्त क्या होता है? नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है ये आप लोग पूछा गया। पहला दिया है लोहे का छड़ डालकर, स्टील का छड़ डालकर, कैडमियम का छड़ डालकर और एल्यूमिनियम का छड़ डालकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम का छड़ डालकर यहाँ पर जो है इसको नियंत्रित किया जाता है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनता है वहां पर यूरेनियम से जहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वहां पर जब रिएक्शन जो आप लोगों ने देखा होगा कि बना रहता है उसके अंदर रिएक्शन के लिए, उसमें क्या किया जाता है कि जब रिएक्शन होने लगता है तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है कौन, एक तीन तीन प्रोडक्ट होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। जो न्यूट्रॉन है वो तीन तीन अलग अलग भागों में आप लोग को बट कर आता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, इसको नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का छड़ डाला जाता है जिससे कि दो को निष्क्रिय कर दिया जाता है और एक रहता है, फिर इधर से बनता है, फिर इसको दो को निष्क्रिय करता है, फिर एक बनता है, इन दोनों में रिएक्शन होता है, फिर यहाँ से हीट पैदा होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी इस प्रकार से निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसी भी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। पहला ऑप्शन दिया है 1 MeV का, 10 EV का, या फिर 200 MEV का, या फिर यहाँ पर 10 keV। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 MEV का जो है विखंडन इसमें नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, जो नाभिकीय विखंडन है उसमें बहुत ज्यादा जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया कोयला है, दूसरा ऑप्शन दिया गया बिजली है, तीसरा ऑप्शन दिया गया सूर्य है, या फिर परमाणु बम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य है। अगला प्रश्न में दिया गया बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का तापमान हो जाता है। अंदर का तापमान कितना हो जाता है?
अंदर का तापमान हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस तक, 140 डिग्री सेल्सियस से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक, और 200 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो सौर कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश कहा जाता है भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को, या फिर अमेरिका को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पवनों का देश है। किसको कहा जाता है? पवनों का जो देश है उस किसको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी कि डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क को कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल है कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा रेगिस्तान में जहां पर बहुत खाली जमीन है, जो उत्पादन वाले क्षेत्र नहीं होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर इस प्रकार से पंखा टाइप लगा रहता है। पंखा टाइप लगा रहता है, ठीक है। और ये लगातार हवा की वजह से घूमते रहता है। और इसके अंदर अंदर यहाँ पे तार, यहाँ पे सब कुछ पूरा कनेक्शन रहता है, नीचे मोटर रहता है, वहां से बिजली उत्पन्न होता है। और यहाँ से आप लोग को यही बिजली आगे चलकर एक यूनिट बना होता है कहीं पर, वहां पर जाकर स्टोर होता है और वहां से फिर बिजली हम लोग को मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि पवन विद्युत जनित जो है पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए कि ये जो पंखा है घूरे और घूरने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। मतलब उसकी स्पीड यानी कि जो हवा का स्पीड हो कितना होना चाहिए कम से कम? तो कम से कम यहाँ पे 15 किलोमीटर पर आवर होनी ही चाहिए। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है? पहला दिया गया कोयला, दूसरा दिया गया लकड़ी, तीसरा ऑप्शन दिया गया गोबर गैस, या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत। जो प्राचीन काल है, प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे सामान्य स्रोत क्या है? सामान्य स्रोत क्या था? ठीक है। तो जो प्राचीन काल है उसमें उष्मीय ऊर्जा का सबसे प्राचीन स्रोत क्या था? पहला ऑप्शन दिया गया घास, दूसरा ऑप्शन दिया गया लकड़ी, तीसरा ऑप्शन दिया पवन, या फिर बहता जल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी जो है इसका प्राचीन स्रोत माना जाता था उष्मीय ऊर्जा के लिए। अगला बात कर लेते हैं। अगले सवाल 12 नंबर में दिया गया कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? कार्य करने की जो क्षमता है उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है बल, दूसरा ऑप्शन दिया गया शक्ति, तीसरा ऑप्शन दिया गया ऊर्जा, या फिर ईंधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की जो क्षमता है उसको ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है, चूल्हा है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बायोगैस। बायोगैस है एक गोबर गैस की एक प्रकार है। ठीक है। 14 प्रश्न में दिया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन दिया गया सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या फिर प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो है ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा। 15 नंबर प्रश्न में दिया है कि जैव गैस एक जो जैव गैस है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जो जो जैव गैस होते हैं, ठीक है, उसमें उत्पन्न होता है क्या होता है? यहाँ पे मीथेन गैस पाया जाता है, उत्तम ईंधन है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि कितना होता है, 50%, 60%, 70% या फिर 75%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75%। अगला सवाल है 16 नंबर में। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है जीवाश्म ईंधन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पवन ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन दिया गया विद्युत ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन जो है इसका अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत है। जो जीवाश्म में से ऊर्जा उत्पन्न होता है ये जो है अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है। बाकी जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, और जो विद्युतीय ऊर्जा है, ठीक है, ये सभी जो है यहाँ पे नवीकरणीय स्रोत है। और जो अनवीकरणीय स्रोत है वो जीवाश्म ईंधन है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं।
17 नंबर में दिया गया है कि सौर ऊर्जा को, जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पहला सौर ऊष्मक, दूसरा सौर कुकर, तीसरा सौर सेल या फिर विद्युत मोटर। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, दिया गया सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक उत्तम ईंधन है, एक उत्तम ईंधन है। पहला कोयला, दूसरा लकड़ी, तीसरा पेट्रोलियम और चौथा जो है यहाँ पे जैव गैस। चौथा जो है आप लोग का जैव गैस दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तम ईंधन है। उत्तम ईंधन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव गैस। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि नरौरा, नरौरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया राजस्थान, दूसरा ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन दिया गया गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के है, जीवाश्मी ईंधन जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनवीकरणीय स्रोत है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना है? पहला ऑप्शन दिया गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन दिया सतलज नदी, तीसरा ऑप्शन दिया नर्मदा नदी और चौथा ऑप्शन दिया गया तापी नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर में कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध जो है किस नदी पर बना है? पहला ऑप्शन दिया गंगा नदी पे, दूसरा ऑप्शन दिया सतलज नदी पे, तीसरा ऑप्शन दिया यमुना नदी पे, चौथा ऑप्शन दिया नर्मदा नदी पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी पे। जो टिहरी बांध बना हुआ है वो गंगा नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो भारत जो है पवन ऊर्जा उत्पन्न करने में कौन सा स्थान प्राप्त है? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांचवा। अगला प्रश्न दिया है कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा का, चांदी का, तांबा का या फिर सिलिकॉन का? इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन का। अगला प्रश्न दिया गया है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस किस रूप में रूपांतरित करती है? जो बांध के द्वारा टरबाइन के द्वारा जो ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, अस्थिर ऊर्जा या फिर यहाँ पे दिष्ट ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर जो है परिवर्तित कर देता है या फिर कह सकते हैं रूपांतरित कर देता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं, ओटेक विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब जब महासागर के पृष्ठक पर जल का ताप 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो, तो जो है इसको उत्पन्न किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया 10 डिग्री का, 15 डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस का या फिर 25 डिग्री सेल्सियस का। तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होने पर यहाँ पे 2 किलोमीटर नीचे गहराई तक जाने पर जो यहाँ पे उसका ताप और गहराई के जल के ताप में अंतर जो होता है वो 20 डिग्री का अंतर होता है, तब जाकर ये ओटेक विद्युत संयंत्र यहाँ पे काम करता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया 27 नंबर में कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो किस अभिक्रिया पे आधारित है? पहला ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय विखंडन पे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय संलयन पे, तीसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पे। तो इसमें क्या होता है हाइड्रोजन बम में कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर क्या होता है? हीलियम में परिवर्तित होता है। और हीलियम क्या
यहाँ पे जो है बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो जो हाइड्रोजन बम है इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूट्रॉनों के जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे निकलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं हाइड्रोजन बम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन दिया गया राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु में, चौथा ऑप्शन दिया गया गुजरात में। जो तारापुर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया 29 नंबर में कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया है गुजरात में, दूसरा तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न दिया गया है कि 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में या फिर गुजरात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। उसके बाद फिर अगला प्रश्न दिया गया काकरापार जो नाभिकीय संयंत्र है किस राज्य में स्थित है? काकरापार नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इसका पहला ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु में, दूसरा ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन दिया गुजरात में या फिर कर्नाटका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। 32 नंबर प्रश्न पे चलिए। 32 नंबर प्रश्न में दिया है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान या फिर यहाँ पे महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। तो आप लोग यहाँ पर जो इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते थे जो आप लोगों को बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, हमने सारे करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।